कालकुंड का श्राप जहां अंधेरा देखने नहीं छकने आता है। लेखक एक निर्वासित रूह की स्याही से। राजस्थान का एक हिस्सा है जिसे त्रिकाल वन कहते हैं, जहां वक़्त ठहरा नहीं बल्कि पीछा करता है। वहां गांवों की सरहदें नक्शे में नहीं मिलती और कोई रास्ता एक जैसा नहीं रहता। उसी जिले में एक गुमनाम गांव था, पतझड़पुर, जिसका जिक्र न रिकॉर्ड्स में था न ही जुबानों पर। ऐसा कहा जाता कि वह गांव हर तीसरे दशक में प्रकट होता है और हर बार सिर्फ खोखली आत्माएं छोड़ जाता है। नायिका वृंदा सेन कोलकाता विश्वविद्यालय की इतिहास विभाग की वरिष्ठ रिसर्च स्कॉलर। वह भारतीय लोक आख्यान और शापित स्थलों पर फील्ड वर्क कर रही थी। उसकी थीसिस का नाम था जिन्हें देवों ने भी त्यागा, दुर्लभ और अनुपलब्ध भौगोलिक स्थानों की पौराणिक गाथाओं पर केंद्रित। एक दिन उसे एक टूटे हुए ग्रंथ व्रण विज्ञप्ति में एक टैगलाइन मिलती है, ओम कालकुंड सन्निहितम यत्र मृत्युम न ध्वंसति जीव अपि। वह जगह जहां मृत्यु भी जीव की तलाश में डरती है। उसका मन वहीं रुक गया। उसने 2 महीने की कवायद के बाद पतझड़पुर के संदर्भ खोज निकाले। एक ऐसा गांव जहां कोई सड़क नहीं जाती, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी गया नहीं और जो भी गया वो लौटा नहीं। शुरुआत। दिसंबर की एक सर्द रात वृंदा जयपुर स्टेशन से जीप लेकर अरावली की ओर निकल पड़ी। ड्राइवर रमेश ने सुन रखा था पतझड़पुर का नाम, पर जाने से इनकार कर दिया। मैडम, वहाँ लोग रास्ता भूलते नहीं, रास्ता ही उन्हें भूल जाता है। वृंदा नहीं मानी। जीप वहीं जंगल में छोड़कर वह अकेले ही निकल पड़ी। जीपीएस वहाँ कुछ भी नहीं दिखा रहा था। मोबाइल सिग्नल गुम, आसमान में बादल नहीं, फिर भी कहीं से बिजली की गरज। पर्वतीय मोड़ों से उतरते वक्त उसे दिखा एक छोटा झोपड़ा। उसके बाहर एक अंधा आदमी निर्जीव बैठा था। उसने पूछा, पतझड़पुर जाना है? रास्ता आगे है, वह बुढ़ा फटी आवाज में बुदबुदाया। रास्ता नहीं है बिटिया, वहां आवाजें खुद आती हैं। प्रवेश। पहली परत जैसे ही वो घाटी में उतरी, पेड़ एक साथ झुकने लगे, मानो उसे सलामी न देकर उसकी मुक्ति का तिरस्कार कर रहे हों। पतझड़पुर। वहां मकान नहीं थे, बस उनके खोल। दीवारें थीं, अंदर घर नहीं। कुएं थे जिनमें पानी नहीं, आवाजें भरी थीं। एक टूटी हवेली के पास उसे जमीन में धंसा हुआ एक कुंड दिखा। चारों तरफ शून्यता, बिना आवाज, जैसे किसी ने समय ही निचोड़कर वहां डाल दिया हो। उसने दायरों में सजे कुछ यंत्र और मिट्टी में बने रेखा चित्र देखे। मंडल नहीं, मौत के चिन्ह थे। उसके मन में प्रश्न उठे। रिसर्चर वाली खुजली ने उकसाया, झांक कर देखती हूँ। और जैसे ही वो झुकी, जमीन फट पड़ी। कालकुंड की गहराई। उसका शरीर कुंड में नहीं गिरा, उसकी चेतना गिरी। पलकों के पलक झपकने भर में वह एक अलग ही आयाम में चली आई थी, जहां आसमान भरा था बुझती हुई आंखों के अवशेषों से और जमीन रेंगती सांसों से। उसका शरीर वहीं था, पर उसके भीतर अब कोई और जी रहा था। वहां हवा नहीं थी, वहां यादें सांस लेती थीं। हर सांस में कोई चिल्लाता था, वो मेरी नहीं थी। मैंने माँ का गला दबाया नहीं था, वो मुझसे निकल गई थी। उसे एक झील दिखी, शोक जल। झील थी पर पानी नहीं, उसमें भरे थे यादों के रक्त संकेत। वृंदा ने खुद को झील में देखा, अपनी माँ को अपने बचपन में थप्पड़ मारते, फिर उसी माँ को वृद्ध हो जाने पर दवा नहीं देने पर तड़पते हुए, और अंत में खुद को अपनी माँ का चेहरा चबाते हुए। वह चीखी मगर आवाज नहीं आई। वहां से भागने लगी, पर हर बार घूमकर वही झील सामने आ जाती, जैसे केवल वही एक स्थान है जहां उसका हिस्सा दफन है। विभाजन की शुरुआत। उसका शरीर धीरे धीरे हल्का लगने लगा, मानो कोई हिस्सा एक एक कर निकाल रहा हो। कंधों के पास जलन, फिर आवाज, अब यह शोक तेरा नहीं, मेरी भूख है। वृंदा के सामने एक परछाई उठने लगी, वही चेहरा, पर उल्टा, अर्थात दर्पण विरोधी। मैं ही वह हूँ जिसे तूने झुठलाया था। तूने शोध की आड़ में मेरा डर दबाया। अब मैं तेरे भीतर से मुक्त हुई हूँ। अब वृंदा अकेली नहीं रही। उसका ही दूसरा रूप अब उसके साथ चलने लगा। कभी साथ, कभी वो उसकी जगह बोलने लगा, चलने लगा। हर दिन नया बदला। हर अगली सुबह शरीर का कोई हिस्सा अनुपस्थित होता। पहले बोलने की शक्ति गई, फिर स्वाद चला गया। एक दिन उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई, लेकिन आश्चर्य, वह फिर भी देखने लगी आत्मिक दृष्टि से। अब वह उन रूपों को देख सकती थी, हर भटकती अर्धमृत आत्मा जो कालकुंड में घिरी थी। कुछ अपने बेटे को ढूंढते, कुछ अपने ही कातिल से माफी मांगते। और एक जगह उसने देखा एक स्कॉलर जो उसका ही भविष्य था, घुटनों पर बैठा खुद को चीर कर आखिरी पन्ना लिख रहा था। तू पहचान नहीं पाएगी कब तू खुद कालकुंड बन जाएगी। अंतिम विस्तार। मृत्यु का दूसरा विकल्प। वृंदा को आत्माओं की भूख अब भाती नहीं थी, वो खुद भूख बन चुकी थी। उसे अब न शोध चाहिए था, न उत्तर। अब वो पूछती नहीं थी, जवाब देती थी। उसे अब एक ही उद्देश्य था, कालकुंड का द्वार दूसरी दुनिया से जोड़ना। उसने शोक जल में अपने रक्त की पहली बूंद चढ़ाई और कहा,
अब तू ही मुझसे निकास मांग, क्योंकि मैंने प्रकाश को पी लिया है। आसमान से रक्त बरसा, जमीन कांपी और कुंड फटफटिड़ा। वृंदा अब नहीं रही, उसकी जगह कालरूपा जन्म ले चुकी थी। कहीं कोई कहानी में दर्ज नहीं आज भी। अरावली में जो भटक जाते हैं कहते हैं उन्होंने एक महिला को देखा। वो बोलती नहीं, बस देखती है। अगर आप उसकी तरफ नज़रों से झांक लें तो आपकी यादों के सबसे डरावने हिस्से एक दिन आपके लिए हकीकत बन जाते हैं। किस्मत के जाल में फंसी हुई कहानी एक पुरानी विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में रची गई है। जहाँ खामोशी और धूल का साम्राज्य है, वहाँ पन्नों का वह खजाना दबा हुआ है जिसे समय ने भुला दिया है। एक बहुत पुराने पत्र में लिखा है कि शब्दों की शक्ति कितनी भयावह हो सकती है। जब शब्द डर का रूप धारण कर लेते हैं तो वे ज्ञान का परिणाम नहीं होते, बल्कि एक कालकुंड का कारनामा बन जाते हैं। कल्पना करो उस दिन की जब अचानक तुम्हारे सामने शब्दों का एक तूफान आएगा। तुम्हें लगेगा जैसे तुम खुद को उस चीज़ से अलग नहीं कर सकते। क्या तुम पीछे हट पाओगे? तुम पाओगे कि तुम्हारी पहचान उस खौफनाक डर में खो गई है। उस अदृश्य प्राणी के साथ जो कभी तुम्हारे भीतर मौजूद था, वह तुम्हें बाहर नहीं निकलने देगा। यह बंधन रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन ऐसा ना हो, इससे पहले ही अपनी भागीदारी समझ जाओ। उस पुराने पत्र को पढ़ो और अपने अंदर के डर से संवाद करो। जैसे ही तुम एक टूटी हुई हवेली में कुंड की ओर बढ़ोगे, तुम उसके काले गहरे पानी को देखोगे। वहाँ तुम अपने डर को पहचानोगे, उसे एक नाम दोगे, मैं तुम्हें जानता हूँ। यह संवाद तुम्हारे लिए एक तरह की मुक्ति का द्वार खोलेगा। भूलना नहीं, डर तुमसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है, तुम्हारी पहचान को चुराना। उसके गहराई में डूबकर तुम कभी लौट नहीं पाओगे। जिस दिन तुम्हारे शब्द डर की चपेट में आएंगे, उस दिन तुम एक नई सबकी तरह खो जाओगे। इसलिए अपने डर को समझो, उसे उसकी पहचान दो। इस यात्रा में अंधेरे की ओर बढ़ते हुए एक नई पहचान का स्वरूप लेने पर विचार करो। तुम्हारा सामना उस खौफनाक छोटे से कुंड से नहीं, बल्कि अपने भीतर के उस व्यक्ति से होगा जो तुम्हें एक नई पहचान देने आया है। हर खौफ और हर अवसाद के बाद भी तुम्हें चमकती रोशनी है। अपने डर को पहचाने, तभी तुम उस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाओगे। याद रखो, आत्मविश्लेषण से तुम्हारा डर तुम्हारी पहचान नहीं बन सकता। उस पुराने पत्र की अंतिम पंक्तियों का स्मरण करके उस अंधेरे से उड़ान भरो, वरना डर खुद तुम्हें जान लेगा। उस उड़ान में ही बसी है तुम्हारी छुटकारा। गाइस, आप लोगों को कैसा लगा ये कहानी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमें फीडबैक देना ना भूलिए। धन्यवाद।